स्वागत है ब्रेक के बाद। और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अनिल जोशी जी, पद्मश्री हैं। और जिस तरह पर्यावरण की बात करी और उससे प्रदेश और केंद्र सरकार के ऊपर विकेंद्रीकरण की बात करी, कैसे नहीं हो पाता, तो चर्चा जारी रखेंगे। जोशी जी, एक चीज़ और वो सामने आती है, जैसे जल विद्युत परियोजनाओं के ऊपर राजनीति होती है। बाहर से आकर लोग बैठते हैं उत्तराखंड के अंदर, कहते हैं कि ये विकास से अगर होगा तो पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा, उसे फिर धार्मिक भावना से जोड़कर भी देखते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये सब राजनीति का ही एक सिर्फ पहलू है और कुछ नहीं है? देखिए, ऐसा पहली बात तो है कि हमको जल विद्युत परियोजनाएं जितनी बड़े आकार की हैं उनको तो सिरे से नकार देना चाहिए। उसकी कोई जगह नहीं है। इसलिए नहीं है कि देखिए, तत्काल लाभ के लिए हम अपना आने वाला समय नहीं बिगाड़ सकते। जब ये पहाड़ बचेंगे, ये नदी रहेंगी, तभी ये योजनाएं होंगी। लेकिन उसके विकल्प में जो छोटी छोटी आकार की जल विद्युत योजनाएं हैं उनका स्थान होना चाहिए। मुख्य नदी को छोड़ दीजिए। बड़ी जल विद्युत परियोजना से क्या नुकसान है? बड़ी जल विद्युत से आप कितने तरह के नुकसानों को झेलते हैं। पहली बात, आप एक हम टेहरी डैम को लेकर चलते हैं। टेहरी डैम को, बड़ी बात कि टेहरी डैम ने कितना डूब क्षेत्र जो हुआ, कितने जंगल, कितने गांव और कितनी सॉयल रॉक्स लगातार भीगती चली जा रही हैं। गीली नेचर ने, प्रकृति, देखिए प्रकृति को आप ध्यान रखिए। जो प्रकृति करोड़ों साल में बनी, आपने 10 साल में बिगाड़ दी एक बांध को बना करके। प्रकृति ने अपने को बनाने का 10 करोड़ों साल लिए हैं और आपने अपनी तत्काल आवश्यकता, उसी आवश्यकता को अगर आप छोटे रूप में दे सकते हैं। बड़े बांध, देखिए सिल्ट आएगी, भरेगा, एक दिन उसकी जीवन समाप्त हो जाएगा। और बड़े बांध में बड़े आरोप हैं, बड़े भ्रष्टाचार हैं, बड़े कमीशन होते हैं, वो भी दूसरा बड़ा पहलू। और 1% अगर किसी कारणों से ये बांध टूट गया तो फिर आप दिल्ली तक किसी को नहीं देख पाएंगे, उसको नकार नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात क्या, उसका विकल्प नहीं है। हम बड़े बांध की पैरवी करते समय उसके विकल्पों की क्यों नहीं बात करते हैं? उतनी ही ऊर्जा गाढ़ गदेरों से सीरीज में, मैं वैज्ञानिक हूं और हम घराट में काम करते हैं, मैं देखा एक परंपराओं से भी दूसरी शताब्दी से घराट चलते थे हमारे यहाँ, उसी को एक बड़ा रूप देते। गाढ़ गदेरे तो फिर ये बड़ी जल विद्युत परियोजना क्यों शुरू हुई फिर? लोहारी नागपाल जैसे इसलिए भी ना, ये भी वेस्टर्न कल्चर है। देखिए, कुछ बड़े देशों ने जब इनको शुरू किया, और जैसे कि हमारी आदत है, हमने हमेशा हर चीज आयातित की, विचार आयातित की, योजनाओं की स्टाइल याद की, मल्टी स्टोरी की, मॉल लाए, ऐसे ही ये योजनाएं भी आई। हम असल में भारत का दुर्भाग्य रहा है, स्वतंत्रता के बाद उसके अपने विचारों की जगह कम थी और उसने वही आयतित करने की कोशिश किया जिस चमक धमक के आधार पे उन्होंने विकास को तय किया था। तो उसी का यह परिणाम था कि इस तरह की योजनाओं को जन्म दिया गया। तो अब इन बड़ी योजनाओं का लाभ क्या है? तो उसके बाद एक चीज और भी तो पहलू है, आप 80-90% पूरा कर चुके हो, उसके बाद आप रोक, तो क्या वो क्या है? अब मैं उस बात नहीं, क्या आपके इस बात में मानता हूं। देखिए, जब आपने इतना कर दिया, पहले तो ये होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर ये 75-80% से ऊपर हो गई है नुकसान, तो आपने कर दिया, तब आप करिए। लेकिन भविष्य में किसी बड़ी योजनाओं के ऊपर नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप ये क्यों भूल रहे हैं कि ये बड़ी योजनाओं से स्थानीय लाभ क्या है? कुछ भी नहीं। 12% आप बिजली देते हैं, आप कहते हैं कि 1% कंपनी जो है उनके विकास के लिए देगी। कहां है वो विकास? टेहरी गांव, टेहरी में जाए, उसके चारों तरफ के गांव में पीने के पानी की तरह से दिए। इतना बड़ा बांध, इतने बड़ा समुद्र नीचे बना हुआ है और ऊपर में ये क्या आयरनी है? ये कैसी विडंबना है? ये कैसा विकास है? वो उसका घर गांव छूट गया, उसका खेत छूट गए, उसके बैल छूट गया, आप उसको नीचे ले आते हैं, उसकी संस्कार और संस्कृति बदल देते हैं। कि इसलिए है उत्तराखंड बना, या इसलिए पहाड़ है कि बड़े बांध जो देश को बिजली दें, देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करें और हमें अंधेरे में डुबा दें। मैं नहीं स्वीकारता। और उसका विकल्प है, ऐसा नहीं विकल्प नहीं है, छोटे गाढ़ गदेरे सीरीज में लोकल पॉलिटेक्निक के ड्रॉप आउट, लोकल आईटीआई के ड्रॉप आउट, इनको जोड़िए। ये तो आपने कहा बाहर के लोग आते हैं, बांध बना देते हैं। यहां इतने पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है, आईटीआई, कहां है वो बच्चे? नौकरी ढूंढने जाते हैं सहारनपुर, चंडीगढ़। उनकी कंपनी बना के छोटे छोटे आईआईटी है आपके पास इतनी बड़ी, ट्रेन करें उनको, कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर, नाबार्ड जैसा बैंक पैसा दे उनको खड़ा करिए, तब तो मानेंगे राज्य बना है। ये राज्य को दूसरों के लिए थोड़ा बनाया। यानी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। सरकार ने अपनी नीति में कहा है, लेकिन एक 4 गरीब बच्चे अगर मिलके अगर एक पावर की योजना लगाना चाहते हैं तो उसके बाद 2 कमी, उनको कहते हैं तुमको एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस कौन लाएगा भाई? सिखाओ उनको। क्या फिर पैसा नहीं है तो नाबार्ड क्यों बैठा है यहाँ? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्यों बैठी है यहाँ? दे उनको सपोर्ट। देखिए, ये मनसा की बात है,
मैंने कहा ये बड़ा नेक्सस है, बड़ी योजनाएं, बड़ा कमीशन, बड़ी बातें, ये सब पर फंसे हैं हम, इससे बाहर निकल नहीं पा रहे। तो नहीं, एक चीज़ और भी तो है, आपने देखा 14 साल के अंदर 8 मुख्यमंत्री मिल गए प्रदेश को, और हम इन विकास हुआ, राजनीति के अंदर तो ज़रूर विकास हुआ। पर्यावरण के लिहाज से आपको क्या लगता है कौन सा मुख्यमंत्री बेटर रहा? तिवारी जी के शासनकाल की कोई तारीफ करता है, कोई निशंक जी के शासनकाल की तारीफ करता है, कोई खंडूर जी के शासनकाल की, कोई हरीश रावत जी के शासनकाल की। देखिए, मेरी दृष्टि में एक दो मुख्यमंत्री ऐसे थे जो सोचना जिन्होंने शुरू किया था, बाकी मैं नहीं समझता हूं कि कोई मुख्यमंत्री पे इसके लिए कोई विजन ही नहीं था, क्योंकि बार बार ये लोग एक बात भूले कि इकोलॉजिकल स्टेट है। मैं समझ रहा हूं कि मैं बहुत पैनी निगाहों से देखने की कोशिश करता हूं इन सब चीज़ों को। निशंक ने, क्योंकि पहाड़ में पैदा हुए थे, गांव में पैदा हुए थे, तो मुझे लगता था कि ये कुछ करेंगे। इन्होंने, इनके दिमाग में, हमारी जब बैठकी हुई थी एक आध बार, मैंने उनसे कहा था, उन्होंने इस चिंता को जाहिर किया। हरीश रावत जी पर भी ये है, क्योंकि वे भी पहाड़ के हैं, और मैंने ये देखने की कोशिश की है कि वो अक्सर जंगल, मिट्टी, पानी की बात करते हैं, लेकिन प्रश्न यही है उनकी पूरे ढांचे में वो प्राथमिकता कहाँ पे है, वहीं पे हम मर जाते हैं, क्योंकि वो प्राथमिकता होती ही नहीं है। भाई इतने जंजाल हैं, इतने झंझट हैं, इतनी प्राथमिकताएं हैं, वो पीछे चली जाती हैं। इन दोनों के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि मैं खुद मुख्यमंत्री से मिला हूं और मैंने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि उनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा जी ने सकल पर्यावरण उत्पाद की बात की थी, वो कहाँ है? उन्होंने मुझसे कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। तो मैंने कहा मैं आपको समय देता हूँ, तो हमने समय दे रखा है, और नहीं होगा तो हम निश्चित रूप से एक नए सुर में बात करेंगे, क्योंकि राज्य लंबे समय तक तिवारी जी रहे, सबसे ज्यादा लंबे समय तक 5 साल। मैं नहीं समझता हूँ कि उनका कोई विजन था इकोलॉजी को लेके, कोई विजन नहीं, दूर तक नहीं था तिवारी जी का जी। और उससे पहले नित्यानंद स्वामी जी, कोश्यारी जी, मैं सबको गिना रहा हूँ। मुझे 2 लोगों में ये हो सकता है कि हम लोगों के हल्ले के बाद या पर्यावरण के मुद्दों को खड़ा होने के बाद इन्होंने सोचा होगा, लेकिन मेरे नज़र में 2 लोग थे कि जिन्होंने जरा सा इकोलॉजी, इन्वायरमेंट के बारे में सोचा। वो कर नहीं पाए, या ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो प्रश्न अभी लटका हुआ है। एक सबसे बड़ा पहलू ये भी आता है, जिसकी मैंने पहले ही बात की थी, कि विकास और पर्यावरण में तालमेल नहीं बन पाता। ये किस तरह तालमेल बने? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मिथ सरकारों की चलाई होती है कि साहब पर्यावरणविद विकास विरोधी है। ये कैसे विकास विरोधी हो सकते हैं? पहली बात तो ये है कि पर्यावरणविद या पर्यावरण को चाहने वाले लोग एक ऐसे विकास की कल्पना करना चाहते हैं जहां आपकी परिस्थिति, आपकी प्रकृति के सामंजस्य के साथ आप अपना ढांचा खड़ा करें, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि आज जो विकास उनके लिए है, जिसके लिए वो पर्यावरणविदों को दोषी मानते हैं, कल वो उनको डुबा देगा। वो विजन पर्यावरणविदों पे होता है, वो सरकारों पे नहीं होता। सरकार 5 साल के लिए आती है, एक मुख्यमंत्री जी, वो 5 साल में चमत्कार करना चाहते हैं अगली बार वोट मांगने के लिए। इसलिए उनके लिए पेड़, जंगल, हवा, इससे थोड़ी ना उनके लिए कोई एक्साइटमेंट होगा। अब एक बड़ा उद्योग लगा दिया, बड़ा एक्साइटमेंट है, अरे बहुत जंगल बना दिया, कौन पूछेगा उस मुख्यमंत्री को? तो ये जो हमने शैली विकास की तैयार कर ली, ये सबसे बड़ी घातक है। नहीं, तो शुरू नहीं, उद्योग लगाना भी तो जरूरी है, लेकिन ये कि जंगल को जिस तरह नुकसान पहुंचाने की बात सामने आती है, वो उसके पीछे क्या पहलू है? जंगल, देखिए, अब तो हम एक ऐसे एक्ट में हैं, फॉरेस्ट एक्ट है कि 1982 का 1000 मीटर से ऊपर जंगल नहीं कटेंगे। ये तो हम एक एक्ट में गिर गए। वो एक्ट देश के हित में जरूर होगा, लेकिन हमारे विरोध में है। स्थानीय आदमियों के घरों में सड़कें नहीं जा रही, स्थानीय गांव की पाइपलाइन नहीं बिछ रही, क्यों? फॉरेस्ट एक्ट है। तो ये दुर्भाग्य ये है कि क्या यार, हमने उत्तराखंड के और हिमालय के लोगों ने कोई ठेका ले रखा है देश के लिए पर्यावरण का? हमने क्यों ले रखा भाई? यहाँ पर देखिए, ये त्रासदी आई केदारनाथ की बड़ी, या आज ये त्रासदी आई है जो घटना सुनने में आ रही है इस बादल फटने के बाद। प्रश्न ये है, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ये किसके कारण हो रही है? यहाँ पहाड़ के लोगों के कारण। और जिनके पास हजारों कारें हैं, दिल्ली में घूमती हैं, मुंबई में घूमती हैं, जिनके एसी लगे हैं, डीसी लगे हैं, इन्होंने ग्लोबल चेंज, वार्मिंग की है, क्लाइमेट चेंज हुआ है। और जो हम पर्यावरण के रक्षक हैं, हम ही को नुकसान हो रहा है। सेवियर आर सफरर। तो ये त्रासदी दिल्ली में आनी चाहिए थी,
जो केदारनाथ की त्रासदी हुई। आप बताइए 15-16 जून को आखिर वो कौन सी बारिश थी? मानसून तो आया नहीं था। इतनी बारिश कहां से आई? ये क्या स्थानीय लोगों ने जिन्होंने जंगल बचाए उनकी देन थी, या दिल्ली और शहरों के देन थी? शहरों की देन थी। और मैंने बात बोली है खुल के राजधानी में कि अगर ये त्रासदी है इसके दोषी आप हैं। तो देखिए जो रक्षक है, जो सेवियर है पर्यावरण के, वही सफरर हो गए। तो ये जो विडंबना है, मगर उसके लिए भी तो सरकार दोषी। उसके बाद आप देखो आपदा के बाद सरकार ने क्या किया अब तक? वो तो राहत कार्यों के लिए तो हम संगठित ही नहीं है। वो तो आदत, देखिए अब ऐसा है कि ठीक वो अस्पताल जैसी हालत है कि वो डॉक्टर साहब जो जब तक प्राइवेट नहीं है तो उसको तो पैसा कमाना है। सरकारी अस्पताल में क्या होता है, मरीज आ रहे हैं, वो एक रूटीन हिस्सा बन गया है डॉक्टर साहब का, यार किस किस के लिए परेशान हो भाई, आ रहे हैं तो आ रहे हैं। ऐसे ही आपदा के लिए हमारी सरकारें बीमार हैं, उनको है आएगा 10 दिन हल्ला मचेगा, चलो संगठित नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। और मुझे बड़ा भय है, मैं पहली बार इस बात को सोच रहा हूं इस उत्तराखंड राज्य का क्या होगा, क्योंकि आज भी घटनाएं घटनी शुरू हो गई हैं। और अगर ये राज्य ऐसा ही रहा तो एक दिन आप पूरा उत्तराखंड खाली हो जाएगा। क्यों? जीवन बड़ी चीज है, जीवन थोड़ी ना खो देंगे हम, जाएंगे वहां से निकल के बाहर, कहीं रोटी तो मिलेगी, कहीं भीख मांगेंगे भाई, पर जीवन ही चला जाएगा। जो हालात हैं आज की तारीख में, हम बहुत, आप इको सेंसिटिव जोन की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं होल हिमालय है। और ये आप देखिए अब सामने की देहरादून से सटी हुई टिहरी की जो वैली है, बांदल वैली, आज वहां भी बड़ा वो हो गया, यमुना वैली में बड़ी घटना घट गई, तब पढ़ की बात आप कर रहे हैं। ये तो पूरा राज्य तो आपदा राज्य हो गया। इसके लिए तो पहले किसी ने कहा ये जल राज्य, जो ऊर्जा राज्य है, किसी ने कहा हर्बल राज्य है, मैं आप कह रहा हूं ये आपदा राज्य है। अभी आपदा राज्य हो गया, आपदा राज्य हो गया। समाधान क्या देखते हैं? मेरा मानना है सरकार को पहली बात तो यह है देहरादून, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर जीरो कर दें फिलहाल, और अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा तंत्र और अपना पूरा धन नए सिरे से सोचने की शुरुआत की आवश्यकता है। ये हिमालय, ये उत्तराखंड राज्य उनके लिए मांगा गया था जो आज नकारे हुए हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके लिए मांगा गया था। उन पर केंद्रित, जन केंद्रित योजना का जन्म होना चाहिए, और अभी जन केंद्रित नहीं है, धन केंद्रित है योजना। यानी कि जो सरकार की जो मंशा है वो ठीक नहीं है। किसी भी सरकार की नहीं होती भाई, सरकार सर की भी होती है भाई। शिकस्त खाने वाली चीज का नाम है सरकार। अब प्रश्न यही है कि हमारा मानना यह है, हम ये गंभीरता से सोच रहे हैं कि हम भी धैर्य से इंतजार कर रहे हैं कब तक होगा, और फिर एक आंदोलन की शुरुआत होगी। धन्यवाद जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर अनिल जोशी जी हमारे साथ मौजूद थे, पद्मश्री हैं, और जिस तरह की इंतज़ार कर रहे हैं, हमें भी इंतज़ार है। उन 14 सालों के बाद आज हम देखते हैं तो आज भी वहीं खड़ा पाते जहाँ से चलना शुरू किया था। और कुछ लोगों ने ज़रूर इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई, कुछ लोगों ने ज़रूर चिंता जाहिर करी, लेकिन ये चिंता नाकाफ़ी साबित हुई। और आज हम जहाँ खुद को देखना चाहते थे, आज हम वहाँ से कोसों दूर दिखाई देते हैं। नमस्कार।